बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का फीपीलीपी बड़े मजे का, इसलिए मैंने फीपीलीपी सामने लगाया था कि आप फीपीलीपी देखें और खुश हों। दूसरे नंबर पे कुछ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या हर दूसरा बंदा पूछता है मुझे पर्सनल में आके कि फलां स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय कर लूं। हालांकि पीछे आपको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कह चुका हूं, सब भाइयों से कह चुका हूं कि ये ठीक टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आज मैंने कहा चलें इस वीडियो को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। पहले मैं आपको जरा स्वीट डिश खिला रहा था, आज चलें थोड़ा सा स्पाइसी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करें? देखें, कुछ बातें कल से मिलती जुलती ही होंगी, लेकिन थोड़ी सी। मेरा और सदीकी साहब का जो प्लान है, या स्ट्रेटजी कह लें या हिकमत अमली कह लें, वो तकरीबन एक जैसी है। अब पहले मेरी हिकमत अमली अपनी थी, जैसे मैं आम नॉर्मल ट्रेडिंग करता था, जैसे आप करते हैं, कि कोई चीज बाय कर ली, उसको लॉस पे बेचना नहीं। ये सबका माइंड होता है कि मैंने लॉस नहीं बुक करना। लेकिन जब फिर इंडेक्स नीचे जाता है, 500 पॉइंट लूज किए आज, कल 200 पॉइंट लूज किए, नेक्स्ट डे फिर 300 पॉइंट लूज किए, इंडेक्स पॉइंट लूज करता जाता है, हमारे पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो बढ़ता जाता है। लेकिन हम सिवाय हाथ पे हाथ रख के बैठने के और कुछ नहीं करते। माइंड में ये तो होता है कि हमने लॉस बुक नहीं करना, लेकिन वो माइंडसेट बिल्कुल सिंपल है कि जाने दो इंडेक्स को नीचे, कहां तक जाएगा, मैं भी वेट करूंगा। इंडेक्स नीचे जाता है, फिर खरामा खरामा ऊपर आता है। जब इंडेक्स ऊपर की मूव बना लेता है, तब भी हमारे स्टॉक इतने बेगैरत ढीठ हैं, वो फिर भी नीचे आराम से सोए पड़े रहते हैं। जब इंडेक्स नीचे जाता है तो इनको नीचे जाने की बड़ी जल्दी होती है, इंडेक्स के पहले ही छलांगे लगा लगा के इंडेक्स के पहले नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इंडेक्स रिकवरी बनाता है तो फिर ये नीचे आराम से बैठे रहते हैं। इंडेक्स बेचारा 500, 1000, 1500 पॉइंट गेन भी कर लेता है, लेकिन फिर भी ये नीचे चिल कर रहे होते हैं। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि चलें, अब जितनी देर तक लॉस हमारा नहीं निकलता, पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं आता, हम इनको सेल नहीं करेंगे। ये मेरी भी स्ट्रेटजी थी आपकी तरह। तो मैं भी पहले ऐसा ही किया करता था कि बैठे रहो, लॉस लेके लाख रुपए तक लॉस पहुंच गया, 1,20,000 तक पहुंच गया। फिर जो स्टॉक ग्रीन में आए उनको सेल करो और फिर अपने पैसे जो है रिलीज करो। लेकिन सदीकी साहब का और अब मेरा जो है, वो दोनों का हिकमत अमली एक हो चुकी है। मैंने उनसे ही सीखा है। वो क्या करते हैं या मैं क्या करता हूं अब, या हम दोनों क्या करते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप कि हम दोनों पोर्टफोलियो खाली नहीं छोड़ते। तो आप भी जो भाई पूछते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने, मुझे ईफट बड़ा ठीक नजर आ रहा है, मुझे एच कार बड़ा ठीक नजर आ रहा है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करूं? तो पहले मैंने सिंपली कह देता था कि इन्वेस्टमेंट ना करें, ये मौजू वक्त नहीं है। लेकिन आज इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं कहता हूं कि आप कर लें, जहां पे भी जिस स्टॉक में आपका दिल करता है इन्वेस्टमेंट करने का, उसको मंडे वाले दिन पकड़ ले। मिसाल के तौर पे ईफट मूव कर रहा है 157, 155, इस रेंज में ईफट मूव कर रहा है। कुछ भाइयां वो कहते हैं हमने ईफट को लेना है, ले लें, जहां पे मिलता है वहां पे ही ले लें इसको। उसके बाद करना क्या है आपने, कि जब ये अगर नीचे जाता है 140 पे जाता है तो इसको बेचें 140 पे, हाफ क्वांटिटी सेल करें। उसके बाद दोबारा जब नीचे जाए 125 पे, 130 पे, तो जो 140 पे बेचे थे उनको दोबारा बाय कर लें। क्वांटिटी भी पूरी हो गई, थोड़ा सा मुनाफा भी आ गया, और आपका स्टॉक की जो प्राइस थी वो नीचे चली गई। उससे नीचे जाता है, फॉर एग्जाम्पल 120 पे जाता है, 120 पे फिर इसको सेल करें। 110 पे जाता है, जो 120 पे सेल किए थे 110 पे जाके दोबारा उसको फिर पकड़ ले। तो ऐसे आपने लिया था ईफट 157 का, 158 का, 155 का, लेकिन अब वो एवरेज कर करके नीचे आप उसकी वो प्राइस ले आए हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अगर आपका दिल था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं 110 का, मेरे पास ईफट होना चाहिए, तो लो हो गया आपके पास 110 का ईफट। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आप इंडेक्स को और मार्केट को पूरा टाइम देते हो। ये नहीं कि मैं कभी कभी एक माह के बाद इंडेक्स को देखता हूं, मैंने एक स्टॉक लिया, पोर्टफोलियो में रख लिया, ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, कि मैं अब एक माह बाद देखूंगा वो मेरा स्टॉक कहां गया। तो अब अगर आप 158 में पकड़ते हैं ईफट को, तो हो सकता है एक मंथ के बाद आप देखें तो ये आपको 95 पे खड़ा मिले। तो ऐसा उन लोगों के लिए ये मशवरा दिया है मैंने। ये स्पाइसी तरीका उन लोगों के लिए है जो इंडेक्स को पूरा टाइम देख सकते हैं, जो इंडेक्स को सारा दिन वॉच करते हैं। ये काम वो लोग कर सकते हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख देख लें
कि आपने इसको पकड़ा था 158 पे, अब ये 200 क्रॉस कर चुका, तो ले इधर भी आपकी प्राइस जो है वो इन्वेस्टमेंट प्राइस बन गई। 158 का आपने लिया था, 200 क्रॉस कर चुका, 50 रुपए का डिफरेंस है। तो इस सिनेरियो में भी आपका जो पर्पज है इन्वेस्टमेंट वाला वो पूरा हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट उसी टाइम कामयाब रहती है जब आपकी बाइंग प्राइस में और करंट प्राइस में कम से कम 50-60 रुपए का डिफरेंस हो। तो फिर आप चिल कर सकते हैं और अपने माइंड को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये ले जी, मैंने एक स्टॉक पकड़ा था, अब ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, 50 रुपए ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, उसके बाद डिविडेंड भी दे रहा है मुझे, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जो आपके पैसे हैं वो पूरे हो जाएंगे, स्टॉक भी फ्री हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। तो ऐसे जो आपके डार्लिंग स्टॉक हैं, आप उन्हें अपने दिल में जगह दे सकते हैं, दिल मीन पोर्टफोलियो में। अपने फेवरेट स्टॉक को, जो आपकी जानेमान स्टॉक हैं, उनको अपने दिल से दूर ना करें, उन्हें अपने दिल में ही जगह दें। हाँ, ये हो सकता है कि हालात के बदलते हुए अपने दिल में उनकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग में ऊपर पकड़ा नीचे दिया, नीचे पकड़ा ऊपर दिया, तो ये स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी इंशाल्लाह। अब आ जाएं मौजूदा हालात की तरफ। जो करंट सिनेरियो है हमारे पास, वो फीपीलीपी आपने देख लिया, बड़ा जबरदस्त था फीपीलीपी है। अब ये कितनी देर जबरदस्त रखा जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए चिल कर सकते हैं। जो आपके पोर्टफोलियो में होल्डिंग पड़ी है उससे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। उन स्टॉक में या सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं जो इंडेक्स की मूव के साथ ऊपर अभी नहीं आए। जिन्होंने इंडेक्स की मूव के साथ अभी मूव नहीं पकड़ी, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आपका दीवाना ऊपर निकल आया था डीएफएमएल, ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा वाइट करें जो 3-3, 4-4 कैप कर चुके, पल्ले इनके कुछ भी नहीं। पहले कहां 17 पे 16 पे मूव किया करते थे, 15 पे 14 पे, उधर इनकी मां मरी पड़ी थी। अब ये कैपो कैप आए हैं और आके 42 को टच कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें और उन स्टॉक को अप्रोच करें जिनमें अभी मूव बचती है। इंडेक्स की मूव की अगर बात करें तो तमाम सेक्टर मूव दे चुके। पीछे ऑटो सेक्टर भी कल परसों चल गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में भी मूव थी। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स भी छलांगे छलूंगे लगा चुके। बस नहीं चला तो हमारा आईटी सेक्टर नहीं चला। वो कुछ पीछे सिचुएशन बन गई थी ऐसी कि एयरलिंक के और नेटसोल के जो रिजल्ट आए थे, उसके बाद नेटसोल ने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि पूरा आईटी सेक्टर ही नहीं चला। तो एवीएन की बात करें तो बजाते खुद मुझे एवीएन पसंद नहीं है, लेकिन अभी जो इसकी करंट प्राइस है या जो इसका एक चल रहा है लेवल चल रहे हैं, उस पे मेरे ख्याल से इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो एवीएन की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 56-94 में इसकी क्लोजिंग है, 56.94 पे इसकी क्लोजिंग है। अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो 56 से लेकर 57 रुपए तक इसमें एंट्री ली जा सकती है, और उसके नीचे अगर जाए तो फिर आप इसको एवरेज कर सकते हैं 53 रुपए से लेकर 54 रुपए तक, और स्टॉप लॉस आप इसका यूज करेंगे 50 रुपए का। टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है 59, 60, 63 तक। 63 पे देखें, इसने पहले भी रेजिस्टेंस ली और उधर से नीचे आया था। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऐसा करें कि इसको फिर 63 से ऊपर बंद होने दें, क्लोज होने दें, इसको ब्रेक करने दें 63 का। अगर 63 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं 63 से ऊपर। फिर आपकी जो टारगेट प्राइस होगी वो तकरीबन 65 रुपए और 66 रुपए तक आप इसकी टारगेट प्राइस रख सकते हैं। और अगर आप इसको 63 रुपए पे बाय करेंगे तो फिर स्टॉप लॉस 58 रुपए का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सीमेंट सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है, पीछे भी मूव किया, और जैसे इंटरेस्ट रेट के कम होने की खबरें हैं या वैसे भी सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है। तो डीजी खान सीमेंट पहले भी आपको प्रॉफिट दे गया, अभी भी जो इसकी क्लोजिंग है वो तकरीबन लेने के रेट्स पे है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं 85 रुपए पे। डीजी खान सीमेंट की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 87 पे है, लेकिन ये मूव कर रहा है 86, 85, 86, इधर ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो इसको 85 में बाय किया जा सकता है। उसके अगर नीचे जाता है तो दोबारा इसको एवरेज किया जा सकता है 80 रुपए पे। स्टॉप लॉस आप इसमें यूज कर सकते हैं 79 का, और टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है 88, 90, 94 और 100 तक आप इसकी टारगेट प्राइस रख सकते हैं। आईटी सेक्टर में अगर एयरलिंक की बात करें तो दो लाइनें मैंने लगाई हैं, ये देखें। इसने अब 75 से लेके 73 तक इसको खाला का घर समझ लिया है, कभी ऊपर कभी नीचे।
और ये साइडवेज मूव कर रहा है, ना ही डाउन ट्रेंड ना ही अप ट्रेंड, ये साइडवेज निकलता जा रहा है। तो अच्छी सपोर्ट इसके पास है 73 की। तो अभी भी एयरलिंक को बाय किया जा सकता है 73 74 में, या 74.20 पे भी बाय किया जा सकता है इसको। उसके अगर नीचे जाता है तो 69 69 रुपए पे 70 रुपए पे दोबारा भी इसको एवरेज किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर आपने यूज करना है तो 68 का स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। टारगेट प्राइस इसकी 80 85 77 70 रुपए से लेके और तकरीबन 84 85 रुपए तक आप इसकी टारगेट प्राइस रख सकते हैं। मेरे पास और भी स्टॉक थे, कहीं दाएं बाएं से सज्जे खब्बे से बजते रहते हैं आके, वो भी अगर मैं शेयर करना चाहता तो शेयर कर सकता था, लेकिन मैं एज सच उस चीज के हक में नहीं हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बाइंग की जाए। हाँ, बढ़ चढ़ के प्रॉफिट टेकिंग की जाए, मैं इस हक में हूं, जो कि मंडे को इंशाल्लाह करेंगे हम। और पोर्टफोलियो अगर आप खाली नहीं करना चाहते तो भी मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी समझा दी, सारी हिकमत अमलियां समझा दी आपको। अब थोड़ी मेहरबानी दोबारा आके पर्सनल मैसेज करके ना पूछा करें कि इसमें बढ़ जाएं, इसमें से निकल जाएं, इसमें घुस जाएं। तो बराए मेहरबानी इन सब चीजों के दरमियान में अपना एक नया रास्ता खुद तलाश कर लिया करें। हर टाइम मुझे और सदीकी साहब को ना बोला करें कि जरा बैटरी मार के रोशनी करें और फिर आप उस रोशनी में चलें। तो जो आपको समझा दिया जाता है उसमें से अपनी एक स्ट्रेटजी खुद बना लिया करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।